हाय गाइस, हाउ आर यू। लास्ट चैप्टर्स में आप सबने बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, उसको सराहा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कुछ राय भी दी, एडवाइस भी की, मैंने उसको ऐड किया है अगले वीडियोस में। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है रेनफॉल के बारे में, रेन के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में। वर्षा आप सभी जानते हैं, वर्षा आप सभी ने देखा है, वर्षा कैसे होती है। तो एक सिर्फ कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जैसे जैसे वाष्प के कण टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर अगर कहीं होता है और वर्षा का जो सिस्टम है, जो तरीका है या उसका प्रकार है, वो सब इसी पर डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर वहाँ का कैसा है। तो टेम्परेचर सबसे पहली ज़रूरत हुई, सबसे पहली आवश्यकता हुई टेम्परेचर। तापमान का होना किसी भी स्थान के लिए, वर्षा के लिए पहली ज़रूरत है, पहली आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी का स्रोत है, चाहे वो झील के द्वारा हो, नदियों के द्वारा हो या समुद्र के द्वारा हो, यानी पूरी जगह पर स्रोत होना चाहिए पानी का, जल का। तो वो जल का स्रोत जब गर्मी, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद उसका वाष्पीकरण होता है। और हमने पिछले अध्याय में बताया था आपको कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ऐसे ही ऊंचाइयों पर जाने के पश्चात धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, उसका कंडेंसेशन होने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वो वर्षा की बूंदों में बदल जाती हैं। जब धरती पर गिरती हैं उसी को हम वर्षा कहते हैं। तो हम संसार में वर्षा अनेक प्रकार की देखते हैं, लेकिन उसमें 3 प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। वह है संवहनीय वर्षा, जिसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, जिसे माउंटेनियस रेनफॉल कहते हैं। और फिर इसके बाद चक्रवाती वर्षा, यानी साइक्लोनिक टाइप की जो रेन होती है उसे आप चक्रवाती वर्षा का नाम जान लें, उसको इस तरह से कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि संवहनीय वर्षा है क्या। ये बड़ा नया सा नाम है आपके लिए, लेकिन ये आप अपनी आंखों से बराबर देखते हैं, क्योंकि आपने कभी किचन में भी देखा होगा। अगर आपने किचन में उबलते हुए पानी को देखा होगा, जब देखिए किसी पॉट में पानी ठंडा है और गर्म होने की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, ऊपर का अभी उसकी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर उठता है वो ऊपर वाले को नीचे लेकर के आता है और फिर नीचे ऊपर होने की वजह से इससे संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही धाराएं उत्पन्न होती हैं जिसे संवहनीय धारा कहते हैं, और ये संवहनीय धारा वर्षा के शक्ल में बदल जाती हैं। कहाँ पर होती है इस प्रकार की वर्षा? तो आप ग्लोब पर देखें, ग्लोब पर देखिए संवहनीय वर्षा। ये ग्लोब ठीक बीच वाले हिस्से को आप देख रहे हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखीय भाग है, इक्वेटोरियल हिस्सा है। तो उसी बीच वाले हिस्से में खास तौर से तीसरे पहर में, यानी दिन के तीसरे पहर में लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, वहाँ उस पूरे इक्वेटोरियल बेल्ट में ये मशहूर है 4 o'clock रेन। 4 बजते बजते वहाँ वर्षा होने लगती है, वो कन्वेंशनल रेनफॉल है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि गर्मी तेज पड़ती है भूमध्य रेखीय भाग पर और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और वही जाकर ऊपर के उठते के साथ ठंडी होने लगती हैं, ऊपर संतृप्त होती हैं और बहुत तेज से नीचे ऊपर जो गर्म और ठंडी धाराएं हैं एक प्रकार से नीचे ऊपर होकर के ऊपर उठ करके ठंडी होकर के वर्षा का रूप धारण कर लेती हैं। तो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होने के बाद संवहनीय जो वर्षा है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ करती हैं। इक्वेटोरियल एरिया हमेशा याद रखिएगा, वहां पर कारण क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा कारण वो है आपका टेम्परेचर, यानी तापमान बीच वाले भाग पर पूरे ग्लोब में, राइट। अब आइए थोड़ा सा उसके ऊपर चलिए, पर्वतीय, जहां पर पर्वतीय वर्षा होती है। आपने माउंटेन देखा होगा, पर्वत देखे होंगे। पर्वत में होता क्या है? अगर पर्वत के, इसे भी आप इस मैप पर देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि मैप देखिए, ये सामने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर समुद्र का हिस्सा है, समुद्र का या जल का भी हिस्सा है। समुद्र भी हो सकता है, नदी, चौड़ी नदी हो सकती है, झील का बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। तो वो समुद्री या जल के स्रोत से वो हवाएं उठी, उठ करके
पहाड़ों की तरफ यानी पहाड़ों के सामने वाले हिस्से पर ऊपर चढ़ती गई। वायु के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होनी चाहिए और होती भी है, वो ये है कि जैसे जैसे उसे सहारा मिल जाता है, यानी दीवारें, पहाड़ की जो का हिस्सा है, जो सामने का हिस्सा है, वो क्या होता है, वो सामने एक प्रकार से दीवार बन जाती है और उस दीवार के सहारे हवाएं ऊपर चढ़ने लगती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हवाओं का ऊपर चढ़ने का क्रम। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगी हवाएं, वैसे वैसे क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। तो पर्वतों के चारों तरफ जहां जहां उसे दीवारें मिलती हैं, यानी उसका जो फ्रंट का हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, उस पर ऊंचाइयों पर चढ़ करके बिल्कुल संतृप्त हो जाती हैं हवाएं, ठंडी हो जाती हैं, एक प्रकार से हिमकण जैसे हो जाते हैं, ठंडे ठंडे उसके ड्रॉप्स आ जाते हैं। और वही हैवी होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नीचे की ओर सरकते हैं तो पर्वत के इसी साइड में, फ्रंट साइड में, सामने के हिस्से में खूब ढेर सारी वर्षा कर देती हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत जब ये हवाएं दूसरे तरफ जाती हैं, यानी रेन शेडो एरिया उसको कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसके पानी, उसका जल या वर्षा का जल पहले ही फ्रंट हिस्से पर निकल जाता है। और जब ये हवाएं दूसरी तरफ जाती हैं, यानी पीठ की तरफ जाती हैं, उसके बैक साइड में जाती हैं उस पर्वत के, तो वहां पर क्या होता है, हवाएं शुष्क रह जाती हैं, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी रह जाता है, लगभग नहीं रह जाता है। इसलिए पीठ का भाग या पृष्ठ भाग उसका सूखा रह जाता है। उसे कहते हैं रेन शेडो एरिया, यानी वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर वर्षा नहीं होती है। आप अगर अरावली की स्थिति देखें तो अरावली की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में लंबा सा, आप देखिए मैप के ऊपर देख सकते हैं अरावली की स्थिति, अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन। तो ये क्या करता है, अरब से आने वाली हवाओं को अपने सामने वाले हिस्से पर ऊपर की ओर उठने देता है। उठने के बाद खूब ढेर सारी वर्षा इसी साइड में हो जाती है, इसके फ्रंट साइड में, इसके आगे वाले साइड में हो जाती है। और यही हवाएं जब पीठ की तरफ, उसके पीछे साइड में जाती है, यानी उसका जो बैक हिस्सा है पर्वत का, जिसका वहां से फिर राजस्थान का एरिया शुरू हो जाता है, तो राजस्थान में जाते जाते हवाएं एकदम शुष्क हो जाती हैं और बहुत बड़ा थार का रेगिस्तान बनने का भी यही सबसे बड़ा कारण है, जो अरावली की स्थिति। आप दूसरा उदाहरण लीजिए, आप देखिए इस मैप पर, देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं मेघालय के पास गारो एरिया, गारो के हिल्स हैं, गारो पहाड़ियां, वो देखिए लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो उसमें क्या है, जब वाष्प की हवाएं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं जब चलती हैं वर्षा के दिनों में, तो भाप भरी हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठती हैं, उसके अंदर उसे दीवार के तरह से उसे फायदा मिल जाता है, इसका सहारा मिल जाता है। दीवार, एक पहाड़ों की दीवारों के चारों तरफ उसे चलने लगती हैं और उसी गारो पहाड़ी के अंदर ही ढेर सारी वर्षा कर देती हैं। लगभग 1000 से 1500, आप देखिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा वार्षिक हो जाती है। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। तो पर्वतीय वर्षा के लिए ये जरूरी है कि पर्वत का जो फ्रंट एरिया है, जो सामने वाला एरिया है जो मिलता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दीवारों का काम करता है और उसको, हवाओं को ऊपर उठाने में सहायक होता है। इसलिए ऊपर उठती हुई हवाएं एकदम ऊपर ठंडी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं, जब हैवी हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, तो फिर नीचे की तरफ गिरती हैं और वो पर्वतीय वर्षा हो जाती हैं। तो इस प्रकार पर्वतीय वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है उन जगहों के लिए जहां पर्वतीय क्षेत्र मौजूद हैं या विद्यमान हैं। आइए चक्रवाती वर्षा इस मैप में भी देख लें। ये एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। चक्रवाती साइक्लोनिक टाइप की वर्षा वो कहाँ होती है? देखिए हमारी धरती देख रहे हैं, गोल है धरती हमारी, उसमें भूमध्य रेखा से और यानी इक्वेटोरियल से ऊपर जब जाएंगे, लगभग 30 डिग्री के आसपास जाएंगे। अब देखिए यहां पर जहां पर पछुआ पवन चलती है, शीतोष्ण कटिबंध, जहां पर थोड़ा ठंडा है और थोड़ा गर्म है, हल्का गर्म है और ठंडा है, तो वहां की हवाएं, उस एरिया में पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड बह रही है, ठीक है। और ऊपर से
नॉर्थ पोल से पोलर हवाएं हैं जो ठंडी होती हैं, क्योंकि पोलर साइड में हमारे नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर 2 जगह पर ठंडक बिल्कुल ज़्यादा है और वहाँ पर बर्फ की चादर बिल्कुल है। तो नॉर्थ से जो हवाएं पोलर हवाएं होती हैं, पोलर हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, तो ठंडी हवाएं और इधर से पछुआ पवन जो अपेक्षाकृत गर्म है, दोनों का टकराव होता है, तो वहाँ एज जैसा बन जाता है, एक तिरछी एक लकीर जैसी बनती है, तो आपस में टकराने लगते हैं और धीरे धीरे गर्म हवा इस ठंडी हवा को ढकेलने लगती है, तो एज बनने लगता है, एक प्रकार तिरछा और गोलाई से होने लगता है। बीच का हिस्सा जिसमें होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और किनारे किनारे के जो हिस्सा होता है उच्च वायुदाब का, यानी लो प्रेशर इन द सेंटर एंड आउटर एरिया क्या होता है, वो हैवी यानी ज्यादा होता है, हाई एयर प्रेशर का हिस्सा होता है। तो हाई प्रेशर जो एयर प्रेशर है, लो एयर प्रेशर में टकराव होता है तो एज बनता है और उसमें हवाएं और ऊपर उठने लगती हैं, उठ करके ठंडी हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर बाद में वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर चक्रवातों के माध्यम से होती है। तो ये 3 तरह की जो वर्षा है हमारी धरती पर देखी जा सकती है। आप सब इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मुझे उम्मीद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि आप सब हमारे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम आप लोगों को इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, +2 स्टैंडर्ड पर या फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं ज्योग्राफी का, बीच बीच में आपको खास ज्ञान भी हम देने की कोशिश करते हैं। तो आप सब हमारे साथ रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। और आप सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।